हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हम लोगों ने मॉक कर रहे थे और आप अपनी तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से अब लग गए होंगे, क्योंकि एसएससी जेई का एग्ज़ाम अब बहुत दिन नहीं रह गया है। आपको जो जो मैंने ट्रिक्स बताई थी कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाएं, जब आप क्वेश्चन को दें, जब आप मॉक की प्रैक्टिस करें तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि पेपर के 1 वीक पहले आप प्रॉपर तरीके से उसको रिवीजन कर सको। और ये डेफिनेटली आपके लिए ये फायदेमंद होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, सबसे क्रूशियल समय है आपका मॉक लगाने का, एनालाइज करने का अपने आप को। और मॉक उस तरीके का, मैं बार बार आपको यही बोलता हूं कि मॉक उस तरीके का हो कि जो आपके एसएससी जेई लेवल का हो। और यहाँ पे हम लोगों ने मैकेनिकल में एक मॉक इसीलिए आपको करके दिखाया कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं, और किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे यार? हम लोगों ने 160 क्वेश्चन कर लिए थे, मतलब 60 क्वेश्चन टेक्निकल में कर लिए थे। और अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो और पहली बार देने जा रहे हो एग्जाम, तो ये आप गलती कर रहे हो बहुत बड़ी वाली। क्योंकि आप 2 घंटे में, मतलब समझ रहे हो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। और मैकेनिकल में आपको कट ऑफ के बारे में पता है, आपको सीट के बारे में पता है। तो आप, मैं फिर वही चीज बोल रहा हूं, अगर आप 8 से 9 या 10 मॉक लगा के नहीं जा रहे हो तो आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। 10 मॉक लगाने का मतलब क्या हो गया? 10 मॉक लगाने का मतलब ये हो गया कि आपका 1000 क्वेश्चन तैयार हो गया। 1000 क्वेश्चन को आप जब एनालाइज करोगे तो आपके कम से कम 2000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और 2000 क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो गए, जो एसएससी जेई का लेवल है उस पैटर्न के हिसाब से, तो डेफिनेटली आप 80 से 85 क्वेश्चन करके आओगे टेक्निकल में। और वो करना ही पड़ेगा, नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। इस सच्चाई को आप जानो। तो बहुत समय नहीं रह गया है, पूरी एनर्जी इकट्ठा करके आप सीधे मॉक में लग जाओ। शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करो बार बार, और जो टेस्ट है उसको एनालाइज करो। अगर टेस्ट देने में आप 2 घंटे ले रहे हो ना, तो 2 घंटे उसको एनालाइज करने में भी लो। जो की पॉइंट्स है उनको बार बार पढ़ो, क्या गलती हो रही है वो एनालाइज करो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक देने से पहले, क्योंकि जितनी भी गलती आप इस मॉक में दे लो और पेपर में आप कोई भी गलती करने का चांस ना हो। कई कई लोगों का जैसे करेक्ट और इनकरेक्ट में कंफ्यूजन हो जाता है। जब ये आप 1000 क्वेश्चन लगाओगे ना, तो जो आप क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे कभी नॉट नहीं पढ़ा क्वेश्चन में, या इनकरेक्ट स्टेटमेंट की जगह करेक्ट स्टेटमेंट देखा और पहला ऑप्शन दे के लगा के चले गए, ये सब गलतियां यार वहां पे नहीं होगी अगर आप 1000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर जाओगे। देखो, टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, और एसएससी जेई के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। 1000 क्वेश्चन, ये आपकी 1000 क्वेश्चन सिर्फ एसएससी जेई में काम नहीं आएगी, जितने भी डिफरेंट जेईएन एग्जाम है सब में काम आएगा। तो आपको ये जो मॉक है ना, प्रैक्टिस मॉक भी आपके लिए ले आया, आपको पहला पेपर में सॉल्व भी करा रहा हूँ, आपको लेवल भी देखने को मिल रहा है, जो पैटर्न है पूरा उसी उस पे बेसिस है। फ्लूइड ज़्यादा आता है, पावर प्लांट ज़्यादा आता है, और किस तरीके के कुछ नए क्वेश्चन आते हैं जो आप एग्जाम में पहली बार देख सकते हो, उनका भी यहाँ पे एनालाइज हो रहा है। तो जब अभी तक अगर आप इस मॉक को नहीं दिए हो, तो अपनी टेस्टिंग के लिए भी कि आप अभी कितना, आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, क्या रिवीजन करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आप अभी नहीं उस टॉपिक को कवर कर पाए हो, तो इस मॉक दोगे तो आपको ये पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं यार। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे यार? हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे यार 60। टेक्निकल में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। और मैंने आपको बार बार बताया है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो हमारे पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में भी पूरा पेपर आराम से एकदम प्रॉपर तरीके से, जो एसएससी जेई में जिस तरीके से आता है, वो हिंदी में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आइए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे यार? हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे कितना? हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 160। एक मिनट, 160 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। बढ़ते हैं, एक मिनट।
हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे यार? 160 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। 160 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 161 हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है देखो, द एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज हाईएस्ट व्हेन इट इज। एंट्रोपी, एंट्रोपी की डिफिनेशन अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन विद इन ए सेकंड हो जाएगा। विद इन ए सेकंड में ये क्वेश्चन कर लो जाओगे। क्या बोल रहा है? द एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इज हाईएस्ट व्हेन इट इन अ सॉलिड स्टेट, इट इन अ लिक्विड स्टेट, इट इन अ गैसियस स्टेट एट अ ट्रिपल पॉइंट। क्या कब होता है? एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस। रैंडमनेस जहां ज्यादा होगी वहां पे एंट्रोपी आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। एंड हम लोग एंट्रोपी की डेफिनेशन में ही जानते हैं कि जो हमारा रैंडमनेस ज्यादा होगा वहां पे एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होगी। ये किस पे डिपेंड करता है? रैंडमनेस पे। तो आप बताओ, रैंडमनेस सॉलिड स्टेट में नहीं यार, सॉलिड स्टेट में तो नहीं होगा। अब फिर लिक्विड स्टेट में भी उतनी रैंडमनेस नहीं होगी जितनी आपकी किस में होगी? गैसियस स्टेट में होगी। गैस के जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमनेस इरेगुलर वे से मूव करते रहते हैं। खत्म, क्वेश्चन विद इन ए सेकंड हो गया। अगर आपको ये पता है कि आपका जो हमारा एंट्रोपी है वो रैंडमनेस पे डिपेंड करता है तो आंसर क्या हो जाएगा? इन द गैसेस स्टेट। समझ में आ गई ये चीजें? समझ में आ गई एकदम प्रॉपर तरीके से। जितना एसएससी जेईई में जो लेवल है ना उसी तरीके का है पूरा पूरा। क्या लिखा है? द गैस पार्टिकल मूव फ्रीली, हेंस देयर इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ रैंडमनेस व्हेन कंपेयरिंग थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना क्यों एंट्रोपी आपकी गैसेस स्टेट में ज्यादा है? इस वजह से ज्यादा है क्योंकि वहां पे रैंडमनेस ज्यादा होता है। एंट्रोपी डिपेंड किस पे करती है? रैंडमनेस पे डिपेंड करती है। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है? 162। देखिए, सब जितना जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उसी लेवल का क्वेश्चन है यार। क्या बोला? y is the weight of dry steam and x is the weight of water suspension, then the dryness fraction। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू पूछी है। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? अब ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन विद इन स्टीम। स्टीम में कितना आपका वाटर वेपर है, जो वाटर वेपर का फ्रैक्शन है वही हमारा क्या कहलाता है यार? वही हमारा क्या कहलाता है यार? वही हमारा कहलाता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। इसमें क्या बोला है कि y इज द वेट ऑफ ड्राई स्टीम, यानी वाटर वेपर बोल सकते हो इसको। तो क्या हो जाएगा अगर आप ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालोगे तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा स्टीम में वाटर वेपर की क्वांटिटी है और टोटल में, वही हमारा क्या कहलाता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो y क्या दे रखा है? वाटर वेपर एक तरीके का है, ड्राई स्टीम है तो ये ऊपर रहेगा। ये क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। अब यहां पे क्या रहेगा? यहां पे आपका टोटल, टोटल मतलब ड्राई स्टीम, एक्स वैल्यू दे रखी है। कितनी वैल्यू दे रखी है? कैपिटल एक्स और प्लस कितना? वाटर वेपर। समझ में आ गई ये चीज? ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब यार वाटर वेपर, टोटल स्टीम में वाटर वेपर की क्वांटिटी कितनी है। टोटल स्टीम मतलब क्या हो गया यार? स्टीम मतलब जिसमें वाटर वेपर भी होगा, आपका ड्राई स्टीम भी होगा, और उसमें सिर्फ ड्राई स्टीम की वैल्यू फ्रैक्शन निकाल लोगे, वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है क्या? आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यार? ये हो जाएगा। खत्म। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो विद इन ए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यही पूरा यहां पे लिखा गया है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है हमारा वो क्या होता है? द स्टीम ड्राइनेस फ्रैक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर विद इन स्टीम। समझ में आ गया? समझ में? तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 163 पे आते हैं। द रिड्यूस्ड, क्या बोला? द रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैज। क्या बोल रहा है? द रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम हैज। क्या है? ऑप्शन देखो, 1 कूलिंग टरबाइन एंड 1 हीट एक्सचेंजर, 1 कूलिंग टरबाइन 2 हीट एक्सचेंजर, 2 कूलिंग टरबाइन एंड 1 हीट एक्सचेंजर, 2 कूलिंग टरबाइन एंड 2 हीट एक्सचेंजर। अगर आप ये नहीं जानते हो, अगर ये आप इसके बारे में, किसके? रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। ये नया क्वेश्चन है।
आपने इसके बारे में डेफिनेटली नहीं सुना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आप एसएससी जेईई में पहली बार क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आप इस तरीके से घबराइए मत। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आता है तब तो ठीक है, आप स्किप कर दीजिए। इसीलिए मैं आपको जब ये मॉक दोगे ना तो आपके लिए डेफिनेटली 10 क्वेश्चन आपके लिए नए होंगे। और ऐसा ही एसएससी जेईई में होता है कि वहां पे जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें 80 क्वेश्चन आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। 10 क्वेश्चन नए रहेंगे जो आप पहली बार सुनोगे, और 10 ही क्वेश्चन यार उसमें न्यूमेरिकल रहेंगे। अगर 20 क्वेश्चन को हटा भी दिया जाए तो आप 80 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि यार उसमें क्या होता है, 2 कूलिंग टरबाइन होता है और एक क्या होता है, हीट एक्सचेंजर होता है। क्या होता है, 2 कूलिंग टरबाइन होता है और एक क्या होता है, हीट एक्सचेंजर होता है। इसका डायग्राम आप देख सकते हो, 2 टरबाइन है T1 T2। कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, डेफिनेटली आप नहीं सुने होंगे। तो इसमें इसके बारे में क्या पता है, 2 कूलिंग टरबाइन एंड 1 हीट एक्सचेंजर आर द पार्ट ऑफ रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम। द एयर रिड्यूस्ड फॉर द रेफ्रिजरेशन इनिशियली इन अ सिस्टम ब्लेड ऑफ फ्रॉम द मेन कंप्रेसर। दिस इज हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एयर इज कूल्ड द हीट एक्सचेंजर। अब ये भी पूछा जा सकता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ही एक नया क्वेश्चन है कि रिड्यूस्ड एयर, ये जो आपका सिस्टम है एयर कूलिंग सिस्टम, रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम है, उसमें क्या, द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एयर इज कूल्ड द हीट एक्सचेंजर। एक एक लाइन आपकी इसमें से क्वेश्चन है, तो ये आप पहली बार देख रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब इससे ये अगर आपने पढ़ा एक बार, आपको तो पहले ये क्वेश्चन तैयार हुआ और उसके मिलते जुलते आपके जितने भी की पॉइंट है ना, वो डेफिनेटली इसी से आ जाएगा। अगर इससे क्वेश्चन बना तो इससे बाहर से नहीं आएगा। समझ में आ गई चीजें, आगे बढ़ते हैं यार। 164 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, A refrigerant mostly used for reciprocating compression। अब ये तो वैल्यू अगर आपको याद, देखो ये सब चीजें याद करने वाली होती हैं, ये सब चीजें आपकी याद करने वाली होती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें अगर आपको याद है तो आप विद इन ए सेकेंड कर ले जाओगे, नहीं तो सारे ऑप्शन आपको क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। अब ये फेरॉन 12 का मतलब क्या होता है, इसको R12 से दिखाते हैं, R12 से दिखाते हैं। फेरॉन 22 का मतलब होता है R22, ये है। और जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, दोनों के लिए यूज होता है, दोनों के लिए यूज होता है, चाहे आपका 12 हो चाहे 22 हो। लेकिन मोस्टली लिख दिया है, मोस्टली, देखो यूज तो दोनों के लिए होता है, लेकिन मोस्टली आपके लिए किसके लिए यूज होता है, R12 के लिए। किसके लिए यूज होता है, R12 के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी यार, इसका आपका आंसर क्या होगा, फेरॉन 12। अब देखो आपको ये क्वेश्चन तैयार हुआ, अब आप से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। मान लो ये आपके जेईई में नहीं आया तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा NH3 में कौन सा यूज करते हैं, R22 में कौन सा यूज करते हैं, CO2 में कौन सा यूज करते हैं। उसके लिए आपके लिए हम पूरी लिस्ट बना के रखे, इसमें से अगर आया, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो इस टेबल से बाहर नहीं आएगा, डेफिनेटली इस टेबल से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। अगर आपसे यह पूछा कि किस रेफ्रिजरेंट में हम कौन सा कंप्रेसर में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, किसके लिए सुटेबल होता है, तो आपके लिए ये डेफिनेटली इन्हीं से फेरॉन 11, फेरॉन 12, R22, NH3 और आपका एयर। समझ में आ गई बात। मैंने आपसे क्या बोला, देखो कि R12 में तो यूज होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, क्यों, क्योंकि दैट इज व्हाट, लार्ज कैपेसिटी। और मैंने ये भी बोला कि आपको R12 भी यूज होता है, R22 भी यूज होता है और R12 भी यूज होता है। इसमें भी क्या होता है, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। लेकिन वो बोला था क्या, मोस्टली, तो मोस्टली आपको ऑप्शन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या, R12। इस तरीके का भी क्वेश्चन देगा और आप कहोगे दोनों में यूज होता है सर, ऑप्शन गलत, नहीं, मोस्टली लगा दिया ना, तो मोस्टली लगा दिया तो आपको किस में लगाओगे, R12 में। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है NH3 कहाँ यूज करते हो आप बताओगे ये तो पता ही, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, लार्ज इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, गैस लिक्विफिकेशन। अब अगर पूछ लिया आपका कि आपका R11 कहाँ यूज करते हो, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर वहां पे यूज करते हैं। इस चार्ट से ही, ये जो आपको चार्ट दे रखा है ना, की पॉइंट में जो दे रखा है, अगर उसमें ये पूछा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा, तो आप डेफिनेटली इससे सारे कर जाओगे। इसमें से जो भी पूछेगा, आप इस टेबल को अगर आप ध्यान रखे हो तो आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। समझ में आ गई चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
165 क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यार, आप मॉक दे के तो देखो। एसएससी जेईई में जो प्रॉपर तरीके का क्वेश्चन है ना, प्रॉपर यही पूछता है। आपको इसी मॉक से ही आपको कम से कम 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिर्फ एक मॉक से। तो आप सोचो, अगर आप 10 मॉक लगा के गए तो उससे कुछ बाहर नहीं आने वाला है यार। इतना एनालाइज करके पेपर बनाया गया है ना, जिस तरीके का पेपर आता है। मैं आपको हर पेपर बता दे रहा हूँ, 10 मॉक है, 10 मॉक में आप उसमें से पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओ, कितनी भी तेज स्पीड हो। आप 80 क्वेश्चन आराम से ला सकते हो, 80 क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर 80 कर लेगा, सिलेक्शन कंफर्म है आपका, क्योंकि ना एसएससी जेईई में भी आप 100 में 100 कर पाओगे, ना इस मॉक में भी। पूरे इस चीज को ध्यान में रख के ही पूरा पेपर बनाया गया है। अब इसको देखो, NOx आर जनरेटेड व्हेन द टेम्परेचर इन कंबशन चैम्बर राइज अबव। अब ये तो डेटा वाला क्वेश्चन है, आपको डेटा याद है तो आप कर ले जाओगे, अगर डेटा नहीं याद है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कब राइज करता है ये करता है यार 1500 डिग्री सेल्सियस पे। 1500 डिग्री सेल्सियस पे NOx क्या करता है? जनरेट होता है। एक और भी होता है एयर एक्सिस में, एयर एक्सिस में कुछ बातें NX की आपको ध्यान रखनी है, कुछ बातें आपको NOx के बारे में ध्यान रखनी, वो आपके की पॉइंट में लिखा हुआ है। वो कहां लिखा है? आपके की पॉइंट। ये सारे पॉइंट आपके की, और एक एक लाइन मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, एक एक लाइन जो की पॉइंट का है वो अपने आप में ही क्वेश्चन है, वो अपने आप में ही क्वेश्चन है। ये नहीं पूछेगा तो डेफिनेटली ये जो की पॉइंट के पॉइंट्स है ना, उससे क्वेश्चन आपका 100% आ जाएगा। क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? NOx जनरेटेड व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंबशन कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है कि देयर आर 3 मेन कॉजेज ऑफ NOx एमिशन। पहला क्या है? हाई टेम्परेचर कंबशन ऑफ फ्यूल, हाई टेम्परेचर कंबशन ऑफ फ्यूल है। दूसरा रीजन क्या है? बर्निंग प्लांट मटेरियल, बर्निंग प्लांट मटेरियल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड एज ए प्लांट कंटेन नाइट्रोजन। थर्ड क्या है? कंबशन कंट्रोल में इन्वॉल्व एनी ऑफ 3 स्ट्रेटेजी। ये आपका रिड्यूसिंग पीक, मतलब इसको बचाने के लिए, NOx को बचाने के लिए आपको क्या क्या उपाय करना है वो भी दिया है यार, पूरा प्रॉपर तरीके से दे रखा है, यहां पे प्रॉपर तरीके से दे रखा है आपका। तो ये आप डेफिनेटली आप की पॉइंट पढ़ के जाओ। अगर आपके यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ और कम से कम आपके 3 क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाएंगे। ये लाइन टू लाइन अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, आप समझो इस बात को। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन रिएक्शन टरबाइन ए स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये मैंने आपको बताया था। मैंने स्टीम टरबाइन पूरा प्रॉपर तरीके से, पूरा का पूरा पावर प्लांट, अगर आपने पावर प्लांट अभी देखा नहीं है, रिवीजन करने का समय आ गया, एक बार आप जाके देखो, टेलीग्राम से जाके बॉयलर की जितनी भी सीरीज मैंने बताई है ना, अब मैंने पूरा उसमें 70 क्वेश्चन कराए हैं यार, उससे बाहर नहीं आएगा। 100% आपके उस बॉयलर से अगर 5 क्वेश्चन आता है तो 5 के 5 उसी 70 क्वेश्चन में से आएंगे, आप जाके देख लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने हर एक चीज पढ़ाई है, माउंटिंग, एसेसरीज उसमें पढ़ाई है हमने, बॉयलर पूरा पढ़ाया, स्टीम नोजल पूरा पढ़ाया, स्टीम टरबाइन पूरा पढ़ाया, मैंने रैंकाइन साइकिल पूरा पढ़ाया और ब्रेटॉन साइकिलों की पूरी भरपूर तरीके से पढ़ा के प्रैक्टिस कराई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो। और इसमें भी ये बताया था कि इन रिएक्शन टरबाइन स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय, स्टेज कब बोलते थे? रो लगती थी, मूविंग ब्लेड, क्या बोल लगती थी? मूविंग ब्लेड लगता था यार, फिक्स ब्लेड लगता था, मूविंग ब्लेड लगता था, फिक्स ब्लेड लगता था। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं आपका स्टेजेस। ये पूरा बताया था मैंने, पूरा बताया था। दूसरा ऑप्शन क्या? नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ स्टीम नहीं, नंबर ऑफ ईजिंग नहीं, नंबर ऑफ एग्जिट ऑफ स्टीम नहीं, क्या है? ईच रो ऑफ ब्लेड इज कॉल्ड व्हाट? स्टेज। पूरा प्रॉपर तरीके से इसको बताया। अगर आपने स्टीम टरबाइन नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो। यही है, जैसे ब्लेड लगा है ना, नोजल ब्लेड, नोजल ब्लेड, ये आपका स्टेज है, ये स्टेज है आपका। नोजल, मूविंग ब्लेड, नोजल, ब्लीडिंग ब्लेड, ये फर्स्ट स्टेज है आपका। जैसे नोजल और मूविंग ब्लेड है, ये स्टेज है आपका, ये स्टेज है आपका। समझ में आ गई चीज? समझ में आ गई होंगी यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 167, बताओ ये क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इन रैंकाइन साइकिल, इन रैंकाइन साइकिल द वर्क डन बाय टरबाइन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन 8 किलो जूल। वर्क ऑफ टरबाइन कितना दे रखा है यार? 8 किलो जूल। क्या बोल रहा है? द वर्क रिक्वायर्ड फॉर द पंप टू फीड बैक द वाटर इनटू द बॉयलर इज 6 kg। पंप वर्क है,
पंप वर्क को मैंने क्या बोला था, निगेटिव में लिखोगे यार, 100% निगेटिव वर्क होता है, निगेटिव वर्क होता है पंप, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। और मैंने आपको जब मैंने रैंकाइन साइकिल पढ़ाया था तो वहां पे आपको गलती बताई थी कि आप जब भी फार्मूला लिखते हो ना, जब आप भी, अब जैसे यहां पे क्या पूछा है, वर्क रेशियो पूछा है, तो वर्क रेशियो का फार्मूला क्या होता है, वर्क रेशियो का फार्मूला जो होता है वो होता है आपका क्या, टोटल वर्क W टोटल अपॉन टरबाइन वर्क, यही तो होता है, टरबाइन वर्क होता है। अब W टोटल क्या हो जाएगा, पंप टरबाइन वर्क प्लस पंप वर्क, यानी 8 माइनस 6 अपॉन क्या 8, और ये क्या हो जाएगा 2/8 यानी 1/4, यानी कितना आ जाएगा 0.25। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पी। समझ में आ गई चीजें। इसमें और क्या पूछा जा सकता है, इसमें और क्या पूछा जा सकता है, इसमें से पूछा जा सकता है बैक वर्क रेशियो। क्या पूछा जा सकता है, बैक वर्क रेशियो। वो कैसे निकालोगे यार, बैक वर्क रेशियो कैसे निकालोगे, 1 से माइनस कर दो, 0.25 को 0.75। अगर वर्क रेशियो आपको पता है और आपको बैक वर्क रेशियो निकालना, 1 में से माइनस कर दो। नहीं आप अगर ऐसे कर पा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैक वर्क रेशियो होता है, जो आपका बैक वर्क रेशियो होता है वो क्या होता है, निगेटिव वर्क अपॉन क्या, पॉजिटिव वर्क। निगेटिव वर्क क्या है आपका 6 है, पॉजिटिव वर्क आपका क्या है 8 है, तो यह आ जाएगा 3/4 यानी 0.75। खत्म, चाहे जिस तरीके से आप निकालो। और जब आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, ये तो सुंदर सुंदर लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ऐसे एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप वर्क टरबाइन लिख रहे हो, वर्क पंप लिख रहे हो, नहीं। ये क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपका पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन विदाउट पेन उठाए किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, आपको पता है कि यार वर्क रेशियो क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन क्या होता है, टरबाइन वर्क होता है। अब टोटल वर्क आपने देखा यार कि टरबाइन वर्क 8 है, किलो जूल है, और जो आपका पंप वर्क है 6 किलो जूल है। आप जानते हो टोटल वर्क क्या होगा, ये निगेटिव वर्क होगा, ये पॉजिटिव वर्क होगा, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। अपॉन में टरबाइन वर्क होता है तो आपने देखा यार 2/8 आ गया। 2/8 को क्या लिख सकते हैं 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25। इतना ही, मतलब ये 2 सेकंड में क्वेश्चन होने चाहिए, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं। पेन उठा रहे हो अपराध है, वो क्वेश्चन छोड़ोगे आप, नहीं उठाने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन को विद इन ए सेकंड किया जाता है, एकदम कैलकुलेट, एकदम इतना स्ट्रांग आपको फॉर्मूला तैयार होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग को कंफ्यूजन वर्क रेशियो और बैक वर्क रेशियो में ही हो जाता है, और मैंने ये बार बार बताया है आपको कि वर्क रेशियो से बैक वर्क का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर हम बात करें वर्क रेशियो की, वर्क रेशियो क्या होता है, अगर हम बात करें वर्क रेशियो की, तो वर्क रेशियो क्या होता है आपका वर्क रेशियो होता है टोटल वर्क, टोटल, ध्यान से देखना जरा समझ में आएगा आपको, टोटल वर्क अपॉन क्या होता है टरबाइन वर्क, क्या हो जाता है आपका टरबाइन वर्क। अब टोटल वर्क में क्या लिखोगे WT, और ये पंप वर्क क्या होता है निगेटिव होता है, -P अपॉन WT, यही तो होता है। अब इसको अगर अलग अलग करें, इसको W टरबाइन अपॉन W टरबाइन 1 हो जाएगा, माइनस W पंप अपॉन W टरबाइन, और यही आपका क्या होता है, यही आपका होता है बैक वर्क रेशियो, यही आपका क्या होता है बैक वर्क रेशियो। देखो यार ये सब क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, बार बार आते हैं, और ये हर में आते हैं, समझ में आ रहा है आपको। ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका जब आप पढ़ोगे ब्रेटॉन साइकिल, उसमें भी पूछता है वर्क रेशियो बैक वर्क रेशियो पे क्वेश्चन, वहां पे भी आप ये क्वेश्चन आता है। तो आपको वर्क रेशियो बैक वर्क रेशियो यहां से पता होना चाहिए, और ये जब न्यूमेरिकल आप लगाओगे तो ये लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस चीज को आप समझो, जितनी जल्दी समझ जाओगे। और ये कैसे होगा, जब बार बार आप टेस्ट दोगे, जब आप बार बार क्या दोगे, टेस्ट दोगे, तो उस चीज से ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन बताओ, बढ़िया क्वेश्चन, क्या बोलना है कि द बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर अ कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में पूछ रहा है। कंप्रेसिबल फ्लूइड मतलब क्या है, डेंसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है। जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, तो डेंसिटी आपकी कांस्टेंट होती है। कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए अगर आप बात करोगे, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए आप बात करोगे,
कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ρ1 A1 B1 इक्वल टू ρ2 A2 V2, यही तो होती। अगर आप इनकम्प्रेसिबल की बात करोगे, इनकम्प्रेसिबल की बात करोगे, अगर आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करोगे तो वहां पे जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होगी Q, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, बिकॉज व्हाट, डेंसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ये चीज तो आपको पता होगी। अब ये आपके लिए इसके लिए पूछ रहा है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए आपसे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखो जरा, इससे आएगा क्या, नहीं 100% नहीं, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2A आ रहा है, या फिर यहाँ भी 2 होता तब तो आ जाता, ये गलत हो गया। इससे नहीं आएगा यार, इससे जब इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, v²/2 A²/2 ρ²/2, ये तो नहीं है। कंटिन्यूटी इक्वेशन तो हमारी ये है। दो ऑप्शन आपके देखते ही गलत हो गए। यहां पे देखो, यहां पे जब आप इंटीग्रेट करोगे ln में तो आएगा, लेकिन यहां पे जो ये 1 बन रहा है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका कौन बचा, डी ऑप्शन। समझ में आ गई चीजें, यहीं से आप यहां पे आ जाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन के साथ खेला है आपका। क्या खेला, ऑप्शन के साथ आपका खेला है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। चीजें समझ में आ गई होंगी आपको यार। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यहां से आएगा, जब अगर कंप्रेसिबल नहीं बोलता तो ये dv/v इक्वल टू dA/A होता, लेकिन वो क्या बोल दिया, कंप्रेसिबल तो आपका डेंसिटी का भी फैक्टर आएगा, और ये आप तो जानते ही हो। समझ में आ गई होंगी चीजें। अब आओ 169 क्वेश्चन। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो फ्लूइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई। बताओ इनकम, सबसे पहले तो आप यही बताओ कि आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आप बोल रहे हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोल रहे हो आप, तो ये बोला है ना, ये ध्यान से पढ़ा होना चाहिए। इसकी जगह पे कभी कभी क्या बोल देता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड भी बोल देता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हो गया, आपका डेंसिटी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये आपकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और जैसे ही आपकी डेंसिटी कांस्टेंट हुई, एक बात बताओ, आपने ये पढ़ा होगा d/dx प्लस आपका क्या होगा, d/dx प्लस d/dy d/dz इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। ये किसके लिए है, ये आपका तब है ना जब आपका कंप्रेसिबल फ्लो है, जब आपका कंप्रेसिबल फ्लो है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब डेंसिटी आपकी हो गई कांस्टेंट। अगर डेंसिटी कांस्टेंट तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0, तो यहां पे रो अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो यहां क्या बचेगा, du/dx प्लस dv/dy इक्वल टू dw/dz इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। रो को नीचे ले जाओगे तो आपका जो कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की जो इक्वेशन आती है वो आती है क्या, du/dx प्लस dv/dy dw/dz इक्वल्स टू 0। ये आपकी काहे की कंडीशन है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो की। लेकिन यार ये तो यहां पे देखने को मिल नहीं रहा है ऑप्शन में। हम तो ये देखो, सबको याद रहता है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो का, सबको याद रहता है। कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया। सबको ये याद रहता है यार, क्या याद रहता है कि जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो हमारा होता है वो होता है du/dx प्लस dv/dy प्लस dw/dz इक्वल्स टू 0। ये सबको पता रहता है। लेकिन इसको इस फॉर्म में कैसे बताओगे, इस फॉर्म में कैसे बताओगे। अगर इसका मतलब ही आपको नहीं पता तो आप कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप कर ही नहीं पाओगे। नेबुला बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से सुनना। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है d/dx i कैप प्लस d/dy j कैप प्लस d/dz k कैप। इसकी वैल्यू होती है। ये ध्यान से देख लो, गलती करते हो आप, गलती कर जाओगे आप। अगर ये चीज आपको नहीं पता है इसकी वैल्यू तो आप गलती कर जाओगे। अब अगर हम बात करें वी वेक्टर, देखो आपको वी वेक्टर दे रखा है। वी वेक्टर का मतलब क्या है आपका, वी वेक्टर का मतलब है यू आई कैप, वी जे कैप और क्या डब्ल्यू के कैप। वी वेक्टर दे रखा है ना आपको, वी क्या दे रखा है आपको, वेक्टर दे रखा है। तो वी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं,
आई के उसमें डायरेक्शन में u है, j के v और k के w। अब इनका क्या दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट दे रखा है। डॉट प्रोडक्ट करा दो यार, डॉट प्रोडक्ट कराओ जरा इनका तुम क्या करा दो, डॉट प्रोडक्ट कराओ जरा। v वेक्टर क्या आएगा, i से i में मल्टीप्लाई करोगे, i से i में मल्टीप्लाई करोगे, i से i में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, i से i में मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा du अपॉन dx। j का j में मल्टीप्लीकेशन करोगे प्लस dv अपॉन dy। k में k का मल्टीप्लीकेशन करोगे dw अपॉन dz। अब किसी भी डाइवर्जेंस वेक्टर का क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वैल्यू कहां से आ गई, ये वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप, ये आ गया ना, ये वैल्यू, इसको क्या लिख रहे हो आप, जीरो लिखोगे इनकम्प्रेसिबल के लिए, इनकम्प्रेसिबल के लिए जीरो लिखोगे तो इसको भी क्या लिखोगे आप, जीरो। वेक्टर है पूरा वेक्टर है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी यार, कैसे लिख रहे हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी इसी ऑप्शन से ही खेलते हैं, वो पूरा ऑप्शन के साथ खेलते हैं। समझ में आ गई चीजें, समझ में आ गई होगी यार आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, डी। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, डी। तो पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया है, कैसे आता है, कैसे आता है, पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया गया। इनकम्प्रेसिबल की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि du बाई डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू क्या होता है आपका, जीरो होता है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 170 क्या बोल रहा है, परफॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व इंडिकेट द यूनिट डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट स्पीड। देखो तीन कर्व्स होते हैं टरबाइन में, पंप में भी। एक होता है आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, एक होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, एक क्या होता है आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, और एक दोनों का मिक्स होता है। तो ये क्वेश्चन कहां से पूछा, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व इंडिकेट दैट यूनिट डिस्चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट स्पीड। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है आपका, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, वहां पे आपका क्या डिस्चार्ज को आप क्या रखते हो, हेड को। यहां पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ना, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व की अगर हम बात करें, तीन कर्व होते हैं आपको बताया मैंने। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसमें क्या रखते हैं, हेड को कांस्टेंट रखते हैं। हेड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जो आपका ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसमें आपकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो दो आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताया, एक क्या होता है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, एक होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब वो जब आप ग्राफ जाके देखोगे, जब आप ग्राफ जाके देखोगे मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जब आप जाके ग्राफ देखोगे ना, मेन कैरेक्टरिस्टिक का जब आप जाके ग्राफ देखोगे, तो वो जब ग्राफ आप देखोगे तो वो किस पे बना रहता है यार, आपका डिस्चार्ज, और आपका किसके बना रहता है, स्पीड पे। तो ये जो आपका होता है हेड कांस्टेंट होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, गेट ओपनिंग पे, गेट ओपनिंग पे डिपेंड करता है। मतलब आपका हेड जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हेड क्या होता है, जो वो कांस्टेंट होता है। और ये किसके लिए होता है, सिर्फ ये पेल्टन व्हील के लिए होता है, ये पेल्टन व्हील के लिए होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा आपको। फ्रांसिस टरबाइन के लिए अलग ग्राफ बनता है, फ्रांसिस टरबाइन के लिए अलग ग्राफ बनता है, कप्लान टरबाइन के लिए अलग ग्राफ बनता है। उसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा ग्राफ को समझाने के लिए, लेकिन आप इसको समझो कि तीन कर्व होते हैं, और तीन से एक में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और अगर इसको आप नहीं पढ़े हो ना, यही क्वेश्चन है, आप नहीं कर पाओगे। इसमें से मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपके 60% लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो छोड़ देते हैं यार, छोड़ देते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। जब हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन की बात करते हैं, हाइड्रोलिक पंप की बात करते हैं, तो जो वहां पे परफॉर्मेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन कर्व आते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आंसर हो जाएगा आपका पेल्टन व्हील। ये देखो आप किस पे डिपेंड कर रहा है वो, यहां पे सब में हेड क्या है, कांस्टेंट है। हेड क्या है, कांस्टेंट है। हेड आपका कांस्टेंट है, समझ लो। स्ट्रेट लाइन किस में आएगी, ये लाइन अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एक ग्राफ देके, तो यहाँ पे एच कांस्टेंट हर के लिए हेड कांस्टेंट है। और स्ट्रेट लाइन ये किस पे है, ग्राफ किसके किसके बीच बना है, यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट स्पीड। लेकिन ये ग्राफ किसके लिए है, सिर्फ पेल्टन व्हील के लिए है। ये ग्राफ किसके लिए है, पेल्टन व्हील के लिए है। अगर हम फ्रांसिस टरबाइन की बात करेंगे, फ्रांसिस टरबाइन का ग्राफ दूसरा होता है, फ्रांसिस टरबाइन का ग्राफ दूसरा होता है।
तो अभी सिर्फ इस पे किस पे बात की है, पेल्टन व्हील के लिए। समझ में आ गई होंगी यार चीजें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो कर्व कई लोग छोड़ के जाते हैं। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि फ्लूइड, आपका जो फ्लूइड है और जो आपका पावर प्लांट है, आईसी इंजन है, थर्मोडायनेमिक्स है, आरएसी है, इससे कोई भी टॉपिक आप छोड़ के नहीं जा सकते, छोड़ के जा ही नहीं सकते। अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है ना, अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है, जो अभी हुआ था, उसमें वॉल्व डायग्राम के 2 क्वेश्चन आए थे। वॉल्व डायग्राम के 2 क्वेश्चन आए थे। वॉल्व डायग्राम लोग छोड़ के जाते हैं, लोग छोड़ के जाते हैं वॉल्व डायग्राम कि हमारा जो है इनलेट वाल्व कब ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व कब ओपन होता है, छोड़ना नहीं है। फिर आएगा क्वेश्चन उसका, फिर आएगा कि कंप्रेशन कब स्टार्ट होता है, आफ्टर टीडीसी, आफ्टर बीडीसी। ये क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में लिख के आता है 40 डिग्री आफ्टर टीडीसी, 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, वाल्व डायग्राम तक आपको पढ़ के जाना है। स्पार्क प्लग पे क्वेश्चन आता है, स्पार्क प्लग पे भी किस मटेरियल से बना होता है, कहां पे स्पार्क प्लग सिलेंडर में लगाते हैं, कितना गैप होना चाहिए, सारा क्वेश्चन आता है, सारा क्वेश्चन आता है। और आपको छोड़ के जाओगे, और देखो एसएससी जेईई में क्या है, सबको पता रहता है यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना बारीकी से वो क्वेश्चन पूछता है ना, आप जितना एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो कि यार इतना पूछ लेगा, क्योंकि वो पूछता है। तो उस टॉपिक को, जो चीजें आप देख रहे हो ट्रेंड में, जैसे फ्लूइड है, फ्लूइड को आप एक एक चीज, हाइड्रोलिक टरबाइन में भी आप पूरी चीज पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ के जाने की जरूरत है। अब देखो, ये सीधे यार डेटा याद करने वाला है आपका, ये सीधे डेटा याद करने वाला है। क्या, इंक्लूडेड एंगल इन द वी वेल्ड, इंक्लूडेड एंगल इन वी वेल्ड, इंक्लूडेड एंगल इन वी वेल्ड ड्राइव रेंजेस आर। सीधे अगर आपको याद है तो आप कर ले जाओगे, 30 डिग्री से 45 डिग्री होती है। इंक्लूडेड एंगल जो आपका वी वेल्ड ड्राइव में होता है वो क्या है, आपका होता है 30 डिग्री टू 45 डिग्री। बस निकल लो, अगर ये डेटा आपको याद है तब तो आप वेल एंड गुड हो, नहीं कर ले जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो वी बेल्ट में हम लोगों ने क्या, फ्लैट बेल्ट में हम लोगों T1/T2 का रेशियो क्या देखते हैं, T1/T2 का रेशियो देखते हैं ई की पावर म्यू थीटा। थीटा जहां पे लैप एंगल होता है, थीटा कहां पे क्या होता है, लैप एंगल होता है। हम लोगों ने फ्लैट बेल्ट का फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं यार कि T1/T2, T1 जो हमारा टाइट साइड का टेंशन और जो हमारा T2 वो स्लैक साइड का टेंशन है, उनका रेशियो क्या होता है, ई की पावर म्यू थीटा। थीटा क्या है, जहां पे लैप एंगल है। समझ रहे हो आप बात। अगर हम वी वेल्ट की बात करते हैं, वी वेल्ट में भी कभी कभी फार्मूला पूछ लिया जाता है कि जो हमारा टाइट साइड का टेंशन है और जो स्लैक साइड का टेंशन है, उनका रेशियो क्या होता है, उनका रेशियो क्या होता है, ई की पावर म्यू कॉस थीटा, ई की पावर क्या, म्यू कॉस थीटा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो क्वेश्चन आप वहां पे नहीं कर पाओगे। तो आपको इसका देखो, जितनी जानकारी आपको दे सकते हैं ना, उतनी पूरी जानकारी दे सकते हैं, दिया गया है इसमें। जैसे इफिशियंसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वी वेल्ट का जो इफिशियंसी होता है 94 से 98% तक होता है। अपने आप में मैं बार बार वही चीज बता रहा हूं, जितने भी की पॉइंट हैं आपके, सारे 10 मॉक है, 10वें मॉक में ऐसे की पॉइंट लिखे हैं। मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर आपने 10 मॉक वो लगा लिए ना जो बनाए गए, और पूरा एसएससी जेईई लेवल 10 मॉक में अगर की पॉइंट, सिर्फ आपने की पॉइंट और जो क्वेश्चन को ध्यान रखा है, मैं आपको बता रहा हूं आपसे 3 से 4 हजार क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ये डेफिनेटली वादा है मेरा, और कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं होगा इससे, इस की पॉइंट से। और पूरा इस चीज को ध्यान रख के बनाया गया है यार पेपर। द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल फॉर ड्रिलिंग स्टेनलेस स्टील, अब ये भी डेटा वाला क्वेश्चन है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 135 डिग्री होता है। क्या होता है स्टेनलेस स्टील के लिए, 135 डिग्री होता है। खत्म हो गया। ये सब डेटा वाले क्वेश्चन है यार, ये आपको या तो आते हैं या तो नहीं आते हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको ट्रिक बता के बताया जा सके। तो ये आपको पता होना पड़ेगा कि करना पड़ेगा कि ड्रिलिंग स्टील के लिए जो वैल्यू होती है 135, और ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं जो एकदम डेटा पे होता है,
सीधे डेटा पे। अगर आपको ये वैल्यू पता है, जैसे मैंने अभी वी वेल्ड का भी डाला था, वो भी आपको रेंज पता होनी चाहिए कि 30 से 45 डिग्री तक होती है। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली 118 डिग्री होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील के लिए अलग होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हो 173 क्वेश्चन देखो, ए डेंस स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड। हार्ड मटेरियल बिल्कुल सही है, ब्रिटिल मटेरियल बिल्कुल सही है, दोनों तो लगभग सेम ही हो गया। फिनिश कास्ट बिल्कुल सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ये क्या यूज हो रहा है, डेंस स्ट्रक्चर। डेंस स्ट्रक्चर इन तीनों में यूज होता है। अगर यहीं पे कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर लेता, कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर लेता, कोर्स स्ट्रक्चर कहां, डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है। डक्टाइल मटेरियल के लिए आपका क्या होता है, कोर्स स्ट्रक्चर का यूज होता है। समझ में आ गई बात। ये भी क्वेश्चन अपने आप में ही एक नया क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है अपने आप में, कि जो आपका डेंस स्ट्रक्चर होता है, डेंस स्ट्रक्चर ब्रिटिल मटेरियल के लिए यूज होता है। यहां डेंस ना दे के कोर्स स्ट्रक्चर दे देता तो वो आपके लिए किसके लिए सही हो जाता, डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए। खत्म हो गया क्वेश्चन, पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174 क्या पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द थिन सिलेंडर। देखो ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा यार, सबको याद रहता है ये, कि हुप स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पीडी अपॉन क्या होता है, 2टी। और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है वो क्या होता है, पीडी अपॉन क्या होता है, 4t। तो अगर हम सिग्मा एल इसके रिलेशन निकालें तो ये लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं क्या कि पीडी अपॉन 2t/2। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पीडी अपॉन 2t/2। अब ये क्या है, सिग्मा एच है, तो सिग्मा एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एच इक्वल टू हाफ। देखो एक चीज बता दें, इसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग, इसमें बहुत गलतियां करते हैं। पीडी अपॉन 2t, पीडी अपॉन 4t में जबरदस्त तरीके का कंफ्यूजन होता है, जबरदस्त तरीके का कंफ्यूजन होता है। समझ में आ गई बात, जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन होता है। तो एक मैं आपको ऐसे ही रैंडमली आपको ध्यान रखने के लिए, मान लो कभी आप भूल जाओ तो आपको एक आइडिया दे देता हूं ताकि आप एक याद रखो। वो एक तरीके की ट्रिक है, आप बोल सकते हो कि इस तरीके से याद रखो कि यार H के बाद L आता है, HIJKL, अल्फाबेटिकल सीरीज में आप बोलोगे H के बाद L आता है। H पहले आ रहा है तो H की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ऐसे याद रखो। और L बाद में आ रहा है तो L की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इससे तो इससे ये पता चलेगा अरे H की वैल्यू ज्यादा है, H की वैल्यू ज्यादा है, तो यानी ये हुप स्ट्रेस होगा। ये क्या होगा, हुप स्ट्रेस होगा। H से हुप स्ट्रेस, H पहले आता है और H की वैल्यू ज्यादा होगी लॉन्गिट्यूडनल से, भूलोगी। इस तरीके से याद रखो यार, बहुत गलतियां करते हैं लोग। अगर आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद है कि सिग्मा हुप स्ट्रेस की वैल्यू पीडी अपॉन 2t होती है, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू पीडी अपॉन 4t होती है, और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो आपके हुप स्ट्रेस का क्या होता है, हाफ होता है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंफ्यूजन होता है पेपर में कि यार पीडी अपॉन 2t होता है या पीडी अपॉन 4t होता है, तो H पहले आता है यानी H की वैल्यू L से बड़ी होगी, बस खत्म। ऐसे याद रखो, H पहले आता है L से तो H की वैल्यू बड़ी होगी, ऐसे याद रखो। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 175, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट एट टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है ट्रिपल पॉइंट का, तो टेम्परेचर। ये भी देखो, ये सब डेटा याद करने वाले हैं और ये सबको याद भी रहते हैं। अब ये सब क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, ये सब क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, सबको डेटा याद रहता है कि यार 273.16 होते ही वैल्यू, ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू। अब ऑप्शन देख लो आप, ये गलत हो गया आपका, कौन सा, ये गलत हो गया। अब बचा कौन, ये ऑप्शन हो गया और ये ऑप्शन, कौन सा बचा आपका, बचा ये आपका बी और सी में कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर तो 273.16 दे रखा है, लेकिन प्रेशर की वैल्यू अलग दे रखी। प्रेशर की वैल्यू होती है आपकी 0.00612 बार में आपको पता रहता है बार, लेकिन इसमें वैल्यू किसमें दे रखी है, किलो पास्कल में, पास्कल में दे रखी है। पास्कल में निकालने के लिए आप निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो आप, कितनी वैल्यू होती है आपकी 611.2 पास्कल। देखो वैल्यू आप, ये वैल्यू है ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू। ये डेटा फैक्चुअल है आपका, पूरा प्रॉपर तरीके से फैक्चुअल है। देखो 0.00612 बार होती है प्रेशर की, 0.00612 बार। टेम्परेचर सबको याद रहता है, और ना कभी कभी एक चीज आप ये भी ध्यान रखो,
एक चीज आप ये भी ध्यान रखो कि कभी कभी ये वैल्यू ना दे के ये दिया रहता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसको भी याद रखना है कि 0.01 डिग्री सेल्सियस और 0.0 क्या दे रखा है, 0.0061112 बार। बार का मतलब क्या होता है, 1 बार मतलब कितना होता है, 1 बार का मतलब बताओ जरा। 1 बार का मतलब होता है 10⁵ पास्कल। मल्टीप्लाई अगर करोगे, इसमें मल्टीप्लाई अगर करोगे 0.006 बार में तो 3 2 5 यानी कितना 6112 कितना आ जाएगा पास्कल। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया क्वेश्चन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 166 क्या है, ऑन मोलियर चार्ट द कांस्टेंट प्रेशर लाइन। देखो ये बार बार पूछा जाता है कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन क्या होता है। ये क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। एक तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जब आप वेट रीजन से सुपर हीटेड रीजन में जाते हो, जब वेट रीजन से सुपर हीट रीजन में जाते हो तो आपकी जो प्रेशर लाइन क्या होती है, कन्वर्स करती है, डाइवर्स करती है। तो वो हमेशा क्या लिखोगे आप, डाइवर्स करती हैं। आपको ग्राफ दिखाता हूं, वहां पे क्या करती हैं, आपका क्या करती हैं वो, आप ग्राफ देखो, डाइवर्स करती हैं यहाँ पे। ये आपका इस पे 100% एक क्वेश्चन 100% बनता है मोलियर डायग्राम से। मोलियर डायग्राम से या तो यही पूछ लेगा, देखो 2-3 क्वेश्चन इससे पेट है। ये जो आपका DH है, जो DH एंट्रोपी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच जो ग्राफ होता है वो क्या T देता है, वो कांस्टेंट होता है। एक तो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये देखो आपका लिखा है, ये है मोलियर डायग्राम इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टीम प्रॉपर्टी एट HS डायग्राम DH/DS = D। समझ में आ गई चीज। दूसरी क्या पूछ सकता है वो, देखो इसमें बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए इसको पूरा प्रॉपर तरीके से लाए हैं। देखो एक तो ये पूछ सकता है कि जो प्रेशर लाइन है, जो प्रेशर लाइन आपकी है, ये देखो ये जो प्रेशर लाइन है, ये प्रेशर लाइन है, बाद में जाके क्या कर रहे हैं, डाइवर्स कर रही है। ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, ये क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है। ये क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है। ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, ये लाइन ऐसे जानी चाहिए, ये लाइन ऐसे जानी चाहिए, और ये क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है इस लाइन से। ये अपने आप में ही एक नया क्वेश्चन है। सीधे स्टेटमेंट पूछता है, सीधे स्टेटमेंट पूछता है कि ये जो आपका सुपर हीटेड रीजन में जो आपकी प्रेशर लाइन होती है, जो प्रेशर लाइन होती है आपकी, वो क्या करती है, वो डाइवर्स करती है। वो क्या करती है, डाइवर्स करती है। अब इस पे क्वेश्चन देखो क्या बोला, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि ऑन मोलियर चार्ट द कांस्टेंट प्रेशर लाइन डाइवर्ज भी करती है तो किधर करती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखो ऑप्शन कितना बेहतरीन तरीके से खेला है, डाइवर्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाइवर्ज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आर इक्विस्पेस थ्रू आउट, फर्स्ट राइज अप एंड देन फॉल। ये तो पता ही नहीं आपको, ये दोनों तो गलत हो गए। अब आया डाइवर्ज, डाइवर्ज में भी आपको ध्यान रखनी, वो कहां से कहां डाइवर्ज करती है, लेफ्ट टू राइट करती है, लेफ्ट टू राइट करती है। अभी ये क्वेश्चन आया नहीं, आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डाइवर्ज वाला क्वेश्चन तो बार बार पूछ चुके हैं वो आपसे। अब ये क्वेश्चन नया है कि वो लेफ्ट टू राइट करती है या राइट टू लेफ्ट करती है। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। 176 क्वेश्चन हो गया। 177 देखो, अनसैचुरेटेड एयर ड्यू पॉइंट। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में क्या होता है, जो आपका DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, और आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड की बात करें, अगर हम अनसैचुरेटेड एयर की बात करें तो वहां पे जो आपका DBT है वो ग्रेटर देन होता है WBT से, और वो ग्रेटर देन होता है DBT से। दो चीज तो आपको याद होनी चाहिए, पहले ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आप अनसैचुरेटेड एयर बोल दिया, अनसैचुरेटेड एयर बोल दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड एयर में हम ये कंडीशन लगाएंगे। सैचुरेटेड एयर में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों क्या होता है, सेम होता है। तीनों क्या होता है, सेम होता है। समझ में आती है बातें। अब क्वेश्चन पे आओ, ये आपको बेसिक बता रहा हूं कि ये तो पता ही होना चाहिए, ग्रेटर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट। ऐसा है क्या कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ग्रेटर है, भैया वो वेट बल्ब से ही कम है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ग्रेटर देन द वेट बल्ब टेम्परेचर, ये नहीं, ये देखो ना आप, वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब से टेम्परेचर से ग्रेटर है, गलत हो गया। ग्रेटर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ एयर, नहीं,
सैचुरेशन ऑफ एयर टेम्परेचर पे नहीं होता है। सैचुरेशन एयर ऑफ टेम्परेचर पे तो तीनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए 100%। अब ये आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड कंडीशन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों बराबर होता है, और अनसैचुरेटेड एयर की कंडीशन में आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर आपसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा होता है। समझ में आ गई होंगी यार चीजें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 178 क्या है, ए डीजल इंजन हैज excessive black smoke when they started in the morning, which of these could be cause? किसके कारण होता है ये, किसके कारण होता है? जब आपसे बोल देना कि ब्लैक स्मोक, कभी कभी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो आप, तो आप देखते हो कि गाड़ी के पीछे से यार ब्लैक तरीके की मतलब धुआं निकलता है। वो किसके कारण होता है? ए बैड फ्यूल इंजेक्टर नोजल, ए रिस्ट्रिक्टेड फ्यूल फिल्टर, ए ब्लॉक्ड फ्यूल टैंक वेंट एंड लीकेज ऑफ फ्यूल रिटर्न वेल। नहीं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है आपका ए बैड फ्यूल इंजेक्टर नोजल। फ्यूल प्रॉपर तरीके से नहीं इंजेक्ट कर पा रहा है, इसका रीजन यही है, ए बैड फ्यूल इंजेक्टर नोजल। समझ में आ गई चीजें? इसका रीजन यही है आपका। तो ये पूरा मेन रीजन है, आप देख लेना पूरा क्यों ऐसा होता है, क्यों ब्लैक स्मोक आता है ऐसे। कभी कभी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो सुबह सुबह ना, तो आप देखते हो स्टार्ट नहीं होती, और जब स्टार्ट होती है तो उसमें से मतलब काले रंग का धुआं निकलता है। उसका रीजन ही यही होता है। समझ में आ गई चीजें आप? नेक्स्ट क्वेश्चन 179 क्या क्वेश्चन है कि इन आईसी इंजन सुपर चार्जिंग इज यूज्ड। अब देखो दो तीन चीजें हैं। अब ये सुपर चार्जिंग जब आप पढ़ोगे कभी तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए यार, डेटोनेशन तुरंत याद आना चाहिए कि सुपर चार्जिंग हम एसआई इंजन में अगर कर देते हैं तो वहां पे डेटोनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सीआई इंजन के लिए अच्छा होता है, पावर आउटपुट ज्यादा मिलता है, उसमें पावर आउटपुट ज्यादा मिलता है सीआई इंजन में। ऑप्शन देखो, सप्लाइंग कंप्रेस्ड एयर टू द रिमूव कंबस्टन प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग फोर्स्ड कूलिंग टू अवॉइड एक्सेसिव हीटिंग, सप्लाइंग एयर टू द इंजन एट हायर डेंसिटी टू इंक्रीज इट मास। बस सही। सुपर चार्जिंग का यूज इसीलिए करते हैं मास को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन देखा आपने, तुरंत आपको ये क्लिक करना चाहिए तुरंत। देखो ये मैंने सारे की पॉइंट इसके लिए लिखे हैं, सारे ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे पॉइंट। और इससे एक ये जान लो, इतना इंपॉर्टेंट है ना सुपर चार्जिंग, सुपर चार्जिंग इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप एसएससी जेईई का अगर पीवाईक्यू लगाए हो ना, आप एसएससी जेईई का अगर पीवाईक्यू लगाए हो, अगर एसएससी जेईई में आपने पीवाईक्यू लगाया है तो आप यहाँ देखोगे सेम टाइप का ही क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, डिफरेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे है। आपने डेफिनेटली पहली बार क्वेश्चन देख रहे होगे, है वही चीज। सुपर चार्जिंग से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वी वेल्ट से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारी चीजें वही हैं जो अभी तक एसएससी जेईई में आ चुकी हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, थोड़ा घुमा के, थोड़ा सा। और ऐसे ही होता है क्योंकि यार वो सारा सब कुछ पूछ चुके हैं, अब यही क्वेश्चनों की बारी है, इस तरीके की ऑप्शन की बारी है। अब मैंने आपको बताया कि आपका एक क्वेश्चन वहां तैयार हुआ, 4 लाइन में ये है तो 4 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार बोल रहे हैं। एक एक की पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक की पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्या है, इन अ नोजल डिजाइन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन। मैक्सिमम नोजल यार बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है, जाके आप देखना, कोई करता नहीं है नोजल, ना पढ़ता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने बताया है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोजल। जाके ढंग से पढ़ना उसको, प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हो। ये बोल रहा है मैक्सिमम डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन में अब मैंने आपको बताया था कि मैक नंबर आपका क्या हो जाता है, मैक नंबर आपका 1 हो जाता है मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन में। और ये कहां होता है, ये आपका थ्रोट पे होता है, ये आपका कहां होता है, थ्रोट पे होता है। अब बोल रहा है द फ्लो वेलोसिटी इन द कन्वर्जन सेक्शन, सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक। अब एक बात बताओ, मैंने ये पूरा प्रॉपर तरीके से नोजल में बताया है, ये बोल रहा है यार कि मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन है, मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन है, मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन है। तो मैंने ये बताया था ये थ्रोट है,
थ्रोट में मैक नंबर 1 होता है, एरिया मिनिमम होता है, और यहां पे होता है आपका सबसोनिक, सबसोनिक, और यहां पे क्या होता है आपका सबसोनिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, और सुपरसोनिक भी हो सकता है, यहां पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो इनलेट वाला पार्ट है, आपको आंख बंद करके आंसर क्या मानना है, सबसोनिक। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इनलेट की बात करें, इनलेट पे हमेशा सबसोनिक होता है, इनलेट पे हमेशा सबसोनिक होता है, एग्जिट पे सबसोनिक भी हो सकता है और सुपरसोनिक हो सकता है। इसकी दोनों की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, सबसोनिक कब होगा और सुपरसोनिक कंडीशन कब होगा, जब आपको ये बोल दे कि एरिया मिनिमम है, एरिया मिनिमम है, और मैक नंबर आपकी जो थ्रोट की वैल्यू हो वो लेस देन 1 हो, 1 नहीं हो, तब आपको एग्जिट में भी आपको क्या मिलेगा, एग्जिट में भी आपको सबसोनिक मिलेगा। देखो ये सब चीजें बताई है मैंने, आप जाके देखो, नोजल पूरा बहुत अच्छे से बताया मैंने, नोजल को बहुत अच्छे से बताया है मैंने, आपने अगर नहीं देखा है जाके आप देखो, आपके उससे नोजल से एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके आपका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो, सुपर हीटेड रीजन, ड्राई सैचुरेटेड रीजन, उसमें न्यूमेरिकल आए हुए हैं जो वो कोई अटेम्प्ट नहीं करता, उसमें आपको ट्रिक बताई है मैंने, जाके अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो जाके आप देखो। तो हम लोगों ने यार 80 क्वेश्चन देख लिया, मॉक का वो अब लास्ट वीडियो रहेगा, तो आप अगर अब मॉक नहीं दे रहे हो तो मॉक देना शुरू करो, और ये आप क्वेश्चन यहां से लगाने के बाद आप ये जरूर ये कह सकते हो कि आपने नए तरीके के क्वेश्चन लगाए हैं, सेम पैटर्न, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका और ऑप्शन अलग है। समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। आज फिर यहीं तक करते हैं। थैंक यू वेरी मच।